हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है शशांक मिश्रा और मैं हमेशा की तरह आज फिर आपके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मशीन से रिलेटेड एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। अगर हम सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की बात करें तो डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी जो हमारा होता है वो एक सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। मीन्स जो हमारा डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी है वो हमारे एक सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी इज यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। जैसा कि हम जानते हैं डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी एक सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, या फिर जो हमारी डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी है वो हमारी क्या कहते हैं एक सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के बिहेवियर को एनालाइज करती है या उसके डिस्क्राइब करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक डेफिनेशन या एक स्टेटमेंट क्या होता है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी की, क्या कहती है। ठीक है, द डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी ऑफ अ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर बेसिकली स्टेट दैट अ स्टेशनरी पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिजॉल्व इनटू टू rotating magnetic field, each of the equal magnitude but rotating in opposite direction. The induction motor respond to each magnetic field separately and the net torque in the motor is equal to the sum of torque due to each of the two magnetic field। ठीक है, अब हम बात करते हैं डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी क्या कहती है। ठीक है, तो डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के अनुसार किसी भी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के स्टेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो पल्सेटिंग नेचर की होती है तथा दो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में रिजॉल्व या ब्रेक हो जाती है। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है बट रोटेटिंग डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। ऐसी कंडीशन में इंडक्शन मोटर दोनों रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए सेपरेटली रिस्पॉन्ड करता है और इंडक्शन मोटर में जो नेट टॉर्क दोनों मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हुए टॉर्क के सम के बराबर होता है। ये हमारा क्या कहता है, ये हमारी डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी यही कहती है। ठीक है, द डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी ऑफ अ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर बेसिकली स्टेट दैट द स्टेशनरी पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू two rotating magnetic field, each of equal magnitude but rotating in opposite direction। ठीक है, क्या कहती है कि किसी भी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के स्टेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो पल्सेटिंग नेचर की होती है पहली चीज, तथा दो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में रिसॉल्व होती है, रिसॉल्व इनटू टू रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, या ब्रेक हो जाती है। ठीक है, एंड ईच ऑफ द इक्वल मैग्नीट्यूड बट रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है बट रोटेटिंग डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होती है। द इंडक्शन मोटर रेस्पॉन्ड टू ईच मैग्नेटिक फील्ड सेपरेटली एंड द नेट टॉर्क इन द मोटर इज इक्वल टू द सम ऑफ टॉर्क ड्यू टू ईच ऑफ द टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऐसी कंडीशन में इंडक्शन मोटर दोनों रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए सेपरेटली रेस्पॉन्ड करता है और इंडक्शन मोटर में जो नेट टॉर्क होता है वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है, ड्यू टू ईच ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हुए टॉर्क के सम के बराबर होता है, इक्वल टू द सम ऑफ टॉर्क। ठीक है, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी का, ये होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी को समझने से पहले हम एक सिंपल सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की वर्किंग को अगर हम समझ लें तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी या डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी क्या कहती है। ठीक है, जैसा कि अ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर विद इट्स मेन वाइंडिंग अलोन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज शोन इन फिगर। जैसा कि डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी समझने से पहले हम एक सिंगल फेस मोटर की वर्किंग के बारे में कुछ बात करते हैं। यहाँ पर एक सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की फिगर शो कर रखी है, इसमें केवल एक सिंगल फेस इंडक्शन मोटर और मेन वाइंडिंग को शो कर रखा है। ठीक है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। इस फिगर में फाई आर जो है वो रोटेटिंग फ्लक्स है
एंड जो फाई एस है वो हमारा क्या कहते हैं स्टेटर फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। When a single phase induction motor is supplied with a voltage source to its stator, an alternating flux is developed by the stator in the air gap, which is stationary but pulsating in nature. जब हम एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर को एक वोल्टेज सोर्स से सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, तब स्टेटर और रोटर के बीच का जो एयर गैप होता है उसमें एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होता है जो कि स्टेशनरी होता है और नेचर वाइज पल्सेटिंग होता है, मीन्स पल्सेटिंग फॉर्म में होता है। ठीक है। दिस फ्लक्स लिंक्स विद द रोटर वाइंडिंग एंड प्रोड्यूस अ करंट इन द रोटर बार्स। ठीक है। जब ये फ्लक्स रोटर वाइंडिंग से लिंक करता है या रोटर के कंडक्टर्स जब इस फ्लक्स को कट करते हैं तब रोटर में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और जिसकी वजह से रोटर के कंडक्टर बार में एक करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है। फॉर द assumed direction of stator flux phi s as shown in figure above, the current distribution along the periphery of the squirrel cage rotor bars will be as shown in figure. ठीक है। For the assumption the direction of stator flux phi s shown in figure, जैसे कि phi s की जो डायरेक्शन है वो फिगर में शो कर रखी है। ठीक है। एंड द करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्क्वायरल केज रोटर बार्स में और उसके साथ जो पेरिफेरी सिस्टम में जो डायरेक्शन है वो दी गई फिगर में शो कर रखी है हमने। ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन द रोटर प्रोड्यूस अ फ्लक्स फाई आर। ठीक है। करंट के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो रोटर में एक फ्लक्स जो फाई आर प्रोड्यूस होता है और रोटर की फ्लक्स की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होती है। ठीक है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। ठीक है। नोटिस दैट द डायरेक्शन ऑफ रोटर प्रोड्यूस्ड फ्लक्स फाई आर इज इन अपोजिट विद द स्टेटर फ्लक्स प्रोड्यूस्ड फाई एस। ठीक है। प्रोड्यूस्ड फ्लक्स फाई एस विच इज इन अकॉर्डेंस विद द लेंज लॉ। ठीक है। करंट के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से रोटर में एक फ्लक्स फाई आर प्रोड्यूस होता है और रोटर फ्लक्स की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होती है स्टेटर फ्लक्स की डायरेक्शन से, जो कि हम लेंज लॉ की वजह से पता कर सकते हैं या लेंज लॉ की नियम से पता कर सकते हैं, जो कि नीचे दिए गई फिगर में शो हो रखा है। ठीक है। फाई आर की डायरेक्शन फाई एस से जस्ट अपोजिट है। ठीक है। As we know that torque produced in any electrical machine is directly proportional to the sine of torque angle alpha, is that sin alpha। ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल मशीन में जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो साइन ऑफ टॉर्क एंगल के प्रोपोर्शनल होता है और हमने यहाँ टॉर्क एंगल अल्फा है हमारे यहाँ और हमने यहाँ पे टॉर्क एंगल जो क्या है अल्फा है, मीन्स यानी जो हमारा जो टॉर्क एंगल हो जाएगा वो क्या होगा साइन अल्फा। तो हम कह सकते हैं जो हमारा टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द साइन अल्फा। ठीक है। अब हम बात करें टॉर्क एंगल क्या होता है। टॉर्क एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द स्टेटर फ्लक्स एंड द रोटर फ्लक्स। अगर हम बात करें टॉर्क एंगल की तो वो स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स के बीच का जो एंगल होता है उसे हम टॉर्क एंगल कहते हैं। ठीक है। इन आवर केस टॉर्क एंगल अल्फा इज 180, which means the no torque will be produced as sin 180 is equal to 0। ठीक है। और जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं कि हमारे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के टॉर्क एंगल अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, जिसका मतलब है कि साइन 180 डिग्री और साइन 180 की डिग्री की वैल्यू जो होगी वो 0 होती है। ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि जो टॉर्क होगा वो हमारा 0 होगा। ठीक है। Thus we can explain why single phase induction motor is not self starting। इस प्रकार हम एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि क्यों सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है। बट वंस एन इंडक्शन मोटर इज स्टार्टेड बाय एनी मीन्स इन एनी डायरेक्शन इट कंटिन्यू टू रन इन दैट डायरेक्शन। ठीक है। बट एक बार जब हम किसी माध्यम से किसी भी डायरेक्शन में मोटर को स्टार्ट कर देते हैं तो मोटर उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू रन करने लगती है।
ठीक है, रन करने लगती है। ठीक है, हाउ वी, यहाँ पे तो हमने ये मोटर की वर्किंग है, मोटर रन करने लगती है। हाउ कैन वी एक्सप्लेन दिस अमेजिंग फीचर इन सिंगल फेस इंडक्शन मोटर? टू एक्सप्लेन दिस वी नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। ठीक है, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के इसी फीचर को हम एक्सप्लेन करने और एनालाइज करने के लिए हमें डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी की जरूरत पड़ती है। जो कॉन्सेप्ट होता है हमारा डबल फील्ड, इसी की जरूरत इसीलिए होती है कि इसे कैसे एनालाइज करें, किस डायरेक्शन में घूम रहा है, किस में नहीं घूम रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो हमने इंडक्शन मोटर की वर्किंग पढ़ी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी होती क्या है। अकॉर्डिंग टू डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, द स्टेशनरी पल्सेटिंग एमएमएफ वेव कैन बी रिजॉल्व इनटू two counter rotating MMF waves of equal amplitude but revolving at a synchronous speed। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, जो हमारी स्टेशनरी पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है या फिर एमएमएफ वेव जिसे हम बोल रहे हैं, वो दो इक्वल मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होने वाली एमएमएफ वेव में रिसॉल्व या ब्रेक हो जाती है, लेकिन उनकी जो रिवॉल्विंग स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड होती है। लेट अस अज्यूम दैट स्टेटर एमएमएफ वेव बी साइनसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्पेस वेरिंग इन साइनसॉइडली इन टाइम, सो मैथमेटिकली वी कैन राइट स्टेटर एमएमएफ वेव एज, इसका हम कहते हैं, अब हम मान लेते हैं कि जैसे हमारी जो स्टेशनरी वेव है वो साइनसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, स्पेस में, और साइनसॉइडली ही टाइम की रिस्पेक्ट में वेरी कर रही है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि स्टेटर एमएमएफ वेव को मैथमेटिकली इस दी गई इक्वेशन से लिख सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो अभी हमने इक्वेशन देखी है जो कि है हमारी एफ एस इक्वल टू एफ एस मैक्स साइन ओमेगा टी कॉस थीटा। ठीक है, वेयर एफ एस मैक्स इज द पीक वैल्यू ऑफ एमएमएफ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट इन द स्टेटर वाइंडिंग एंड थीटा इज द स्पेस डिस्प्लेसमेंट एंगल मेजर्ड फ्रॉम द स्टेटर मेन वाइंडिंग। ठीक है, जहाँ एफ एस मैक्स हमारी मैक्सिमम पीक वैल्यू है एमएमएफ की, जो कि स्टेटर वाइंडिंग में करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से आ रही है। ठीक है, एंड थीटा इज द स्पेस डिस्प्लेसमेंट एंगल, और जो हमारा जो थीटा है वो स्पेस डिस्प्लेसमेंट एंगल है फ्रॉम द स्टेटर मेन वाइंडिंग एक्सिस। ठीक है, एज वी आर वेल अवेयर फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री दैट 2 sin A cos B इक्वल टू sin A प्लस B प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, जैसा कि इन ट्रिग्नोमेट्री हम जानते हैं 2 sin A cos B इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और या फिर इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं साइन ए cos B इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, देयरफॉर स्टेटर स्टेशनरी बट पल्सेटिंग एमएमएफ वेव कैन बी रिटन एज, इसलिए हमारा जो स्टेटर तो स्टेशनरी है बट जो पल्सेटिंग एमएमएफ वेव है उसको हम इस टर्म की हेल्प से लिख सकते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री की टर्म है हम इसकी हेल्प से लिख सकते हैं। फिर हमारी जो इक्वेशन होगी वो स्टेटर एमएमएफ वेव की वो होगी एफ एस इक्वल टू हाफ एफ एस एक्स मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस थीटा प्लस हाफ एफ एस एक्स मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, जिसमें जो फर्स्ट टर्म है हमारी हाफ एफ एस मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस थीटा फॉरवर्ड रोटेटिंग एमएमएफ वेव को शो कर रही है, और जो सेकंड टर्म है हाफ एफ एस मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इज द बैकवर्ड रोटेटिंग एमएमएफ को रिप्रेजेंट कर रही है। अभी तक हमने देख लिया जो हमारी जो स्टेशनरी पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड थी वो दो पार्ट्स में ब्रेक हो गई थी, एक फॉरवर्ड को शो कर रही थी, एक सेकेंड टर्म जो हमारी है बैकवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कर रही थी। बट हम कैसे कह सकते हैं हाउ एम आई सेइंग दिस, हाउ कैन आई जज विच वन इज फॉरवर्ड रोटेटिंग एंड विच वन इज बैकवर्ड रोटेटिंग। अब हम कैसे कह सकते हैं, पीछे तो हमने लिख दिया कि एक फर्स्ट टर्म फॉरवर्ड रोटेटिंग है, सेकेंड टर्म बैकवर्ड रोटेटिंग है, बट हम कैसे जज कर सकते हैं? तो दिस इज क्वाइट सिंपल टू एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड, ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, लेट अस टेक थीटा इक्वल टू 30 डिग्री एंड फिक्स इट एंड वेरी द वैल्यू ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, माना थीटा इक्वल टू 30 डिग्री जो कि फिक्स मान लेते हैं। अब हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में
ओमेगा टी की जो वैल्यू है उसको वेरी करते हैं। यहाँ टेबल में फर्स्ट टर्म में थीटा इक्वल टू 30 डिग्री लिया है और ओमेगा टी की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री तक वेरी की है। उसके बाद हमारे पास हर एक ओमेगा टी की वैल्यू के लिए फर्स्ट टर्म की एक डिफरेंट वैल्यू मिली है जो कि टेबल में शो कर रखी है। अब अगर हम इन वैल्यूज को ऑब्जर्व करें तो ये नेगेटिव एक्सिस टू पॉजिटिव एक्सिस आ रही है, मीन्स लेफ्ट टू राइट जा रही है। इसका मतलब हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। ठीक है, यानी ओमेगा टी इक्वल टू 0 डिग्री पे हमारी वैल्यू आ रही है माइनस में, और जो 90 डिग्री पे आ रही है हमारी वो प्लस में आ रही है। निगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रही है, यानी लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, यानी ये हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है। सिमिलरली सेकेंड जो टर्म है हमारी, ठीक है, जो सेकेंड टर्म है उसमें भी हमने सेम फंडा अपनाया और ओमेगा टी जो थीटा की वैल्यू वो 30 डिग्री ली और ओमेगा टी की वैल्यू हमने 0 से 90 डिग्री तक वेरी की, पुट की। तो उसके बाद जो हमारे पास जो वैल्यूज आई सेकेंड टर्म की वो हमारी पॉजिटिव से निगेटिव साइड में आ रही है, यानी पहली वैल्यू पॉजिटिव आई, फिर जो लास्ट वैल्यू वो निगेटिव आई है, यानी जो हमारी वैल्यूज हैं वो जो हमारी वेव की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, यानी राइट टू लेफ्ट जा रही है। इसका मतलब ये जो हमारा जो सेकेंड टर्म है वो हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन को शो कर रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है या रोटेट कर रही है, और जो सेकेंड टर्म है हमारी वो सेकेंड डायरेक्शन में यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। यही हमारी डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी है। यहाँ से हमने एक्सप्लेन कर लिया। यहाँ पे हमने देख लिया कि क्या हमारे डबल फील्ड रिवॉल्विंग का स्टेटमेंट क्या है, क्या कह रही है हमारी डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। उससे रिलेटेड हमने मोटर की वर्किंग पढ़ ली और डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी का जो एक डेरिवेशन है वो भी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी है वो टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी वो हमारा फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।